हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम टू वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं उसे मैं फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। उसके बाद रिलेशन बिटवीन आरएमएस वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, सीपी सीवी गामा फॉर मिक्सचर और आइडियल इंडिविजुअल गैसेस के लिए भी। उसके बाद लास्ट में मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम, ये हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो इसको फटाफट मैं फॉर्मूला रिवाइज करूंगा। उसके अलावा कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी। तो ये इक्वेशन आपने काफ़ी बार देखा होगा, केमिस्ट्री में भी, मोल कॉन्सेप्ट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड। सो मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ इससे रिलेटेड। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको दिया हुआ है वेसल जिसका जो वॉल्यूम है वो है 8 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब और ये कंटेन करता है आइडियल गैस एट 300 केल्विन एंड 200 किलो पास्कल। अब क्या किया जाता है कि गैस को लीक करने दिया जाता है जब तक कि प्रेशर कितना ना गिर जाए, 125 किलो पास्कल ना हो जाए। अब हमें ये पता करना है कि अमाउंट ऑफ गैस जो लीक हो चुका है, अज्यूम करना है कि टेम्परेचर सेम है। तो कितना अमाउंट ऑफ गैस कहने का मतलब कितने मोल गैस जो है इसमें से लीक कर चुके हैं। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट स्टिल कई बार इसका अप्रोच हमको समझ में नहीं आता। तो इसका अप्रोच हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। हम इस सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं कि लेट अस से हमारे पास ये इस तरह का एक कंटेनर है जिसमें ये गैस भरी हुई है और गैस का जो प्रेशर है पहले P1 था, बाद में P2 हो गया, लेकिन दोनों में सेम क्या रहा वो देख लेते हैं। दोनों में सेम रहा वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम उतना ही था और टेम्परेचर भी उतना ही था। अब आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं और नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, सिंपली पीवी बराबर बटे एनआरटी, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो इनिशियली जब प्रेशर था P1, वॉल्यूम V था और टेम्परेचर T था, उस समय जो मोल्स होंगे वो होगा N1 बराबर P1V बटा RT। और उसी तरह से जो सेकंड कंडीशन होगी वहां पर नंबर ऑफ मोल्स होंगे P2V बटा RT। अब हमें क्या करना है, जब हमें पता करना है कितने मोल्स लीक हो गए तो सिंपली हमको निकालना है N1 माइनस N2। तो N1 माइनस N2 हो जाएगा P1 माइनस P2V अपॉन RT। वैल्यूज पुट कर देंगे और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 0.24 मोल्स। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन आरएमएस वेलोसिटी एंड टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर का है। सो होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर जिसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, तो इनका एक आरएमएस वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये कहलाता है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जो इसकी वेलोसिटी वगैरह है ये कहलाती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जबकि जो टेम्परेचर है या प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये कहलाता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो इसको रिलेट करना यही सबसे पहला काम होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। सो VRMS का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, इट इज √3 RT/m। सो इसमें R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर और M है मोलर मास। सो इसी को अगर हम लोग इसी में आइडियल गैस इक्वेशन अगर लगा दें, क्योंकि देखिए ये आता है डेरिवेशन से, डेरिवेशन तो हम लोग यहाँ पर करने वाले नहीं है, इसी में अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगा दें तो यही जो फॉर्मूला है वो चेंज होता है, P बराबर 1/3 m/v इंटू VRMS का स्क्वायर। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो स्मॉल m है वो टोटल मास के लिए होता है, जबकि जो कैपिटल M है वो मोलर मास के लिए होता है। मोलर मास होता है 1 मोल का और स्मॉल m जो टोटल मास होता है वो टोटल जो सैंपल है उसका मास होता है। सो इसमें टोटल मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे तो ये हो जाएगा डेंसिटी। तो ये प्रेशर जो हो जाएगा ये बन जाएगा 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। सो प्रेशर के लिए ये एक्सप्रेशन भी हम लोग याद रख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद है तो इसमें आप आसानी से PV बराबर NRT वो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके ये एक्सप्रेशन ला सकते हैं। तो इसको मैं एक बार आपके सामने डिराइव भी कर देता हूँ। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, PV बराबर NRT ये अगर यूज करेंगे तो RT का एक्सप्रेशन यहाँ से लिख सकते हैं जो कि हो जाएगा PV बटा N। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर फीड कर देंगे ओरिजिनल जो इक्वेशन में था जो डेरिवेशन से आता है। सो RT की वैल्यू जब PV बटा N यहाँ पे फीड कर देंगे तो ये VRMS फाइनली हो जाएगा 3/m, ये तो पहले ही था, और RT की जगह आ जाएगा PV बटा N और यहां से इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से हो जाएगा VRMS स्क्वायर
बराबर 3PV/m, और अगेन इसको जैसे ही आप लोग रीअरेंज करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 1/3 m/v का स्क्वायर। यहाँ पे v वॉल्यूम है और ये Vrms जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। सो m/v को डेंसिटी लिख देंगे रो, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा फॉर प्रेशर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए, और इससे रिलेटेड कई बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन में जैसे आपको पूछा है, फाइंड रेशियो ऑफ RMS स्पीड ऑफ हीलियम एंड आर्गन इफ देयर टेम्परेचर आर एट सेम, मतलब दोनों अगर सेम टेम्परेचर पे हैं तो उनके RMS स्पीड का रेशियो। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी जेईई मेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले Vrms जो होता है वो होता है 3RT/m, जिसमें m है मोलर मास, ये हमको ध्यान रखना है। तो अगर टेम्परेचर सेम यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, तो हम लिख सकते हैं Vrms विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। सो इससे दोनों का रेशियो लिखा जा सकता है, Vrms1/Vrms2 विल बी इक्वल टू √of m2/m1। सो यहाँ पे 1 में ले लेते हैं हीलियम और 2 में ले लेते हैं आर्गन। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा मोलर मास ऑफ आर्गन अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम, और दोनों का स्क्वायर रूट। सो दैट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ आर्गन की जगह 40, हीलियम की जगह 4 डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा √10। तो ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी भी जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में एक दूसरा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछा जाता है कि जैसे आपको दिया हुआ है मास ऑफ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास आपको दिया हुआ है इतना, और इतने मॉलिक्यूल्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में इतने मॉलिक्यूल 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विथ अ स्टेशनरी वॉल जिसका एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मान लीजिए ये वो वॉल है और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी संख्या है 10⁻23, मतलब एक सेकंड में इतने मॉलिक्यूल इससे टकरा जाते हैं और रिबाउंड हो जाते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये 45 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल से ये रिबाउंड हो रहे हैं, और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इलास्टिकली, मतलब कोई भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, विथ स्पीड 10⁻3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब पहले भी इसका स्पीड रहेगा 10⁻3 मीटर पर सेकंड, बाद में भी इसकी स्पीड रहेगी 10⁻3 मीटर पर सेकंड। हमें फाइंड करना है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करने के लिए कई बार अप्रोच हमको समझ में नहीं आता, लेकिन बेसिक जो अप्रोच होता है इस तरह के क्वेश्चन का वो होता है कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ कि फोर्स इज ऑलवेज dp/dt, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये निकालेंगे तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, फिर फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर आ जाएगा। सो ΔP/ΔT इसे कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा टी को सबसे पहले मैंने 1/ΔT को f से रिप्लेस कर दिया। f क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है कितना मॉलिक्यूल, मतलब 10⁻23 मॉलिक्यूल पर सेकंड, तो ये हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। अब ये देखते हैं कि डेल्टा पी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सो ये है इनिशियल प्रेशर, इनिशियल मोमेंटम P1, ये था फाइनल मोमेंटम P2। सो डेल्टा पी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, P1 - P2 या P2 - P1 करना पड़ेगा, और उसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, P1 - P2 कर देता हूँ। तो ये अगर P2 था तो -P2 इस डायरेक्शन में बन जाएगा, इस तरह से सेम लेंथ का अपोजिट वेक्टर, और P1 - P2 ये वाली वेक्टर बन जाएगी। देखिए P1 - P2, P1 + -P2 ट्रायंगल लॉ से ये वाला वेक्टर बन जाएगा डेल्टा P, विच इज चेंज इन मोमेंटम। सो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री था तो ये भी 90 डिग्री रहेगा। इलास्टिकली कोलिजन हुआ है, मतलब P1 और P2 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, और इस वजह से ये जो डेल्टा पी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सिंपली √2p आ जाएगा। समझ में आ रही बात, मतलब P1 और P2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ले लिया हमने P, तो जो डेल्टा पी आया इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि ये और ये हाइट और बेस दोनों सेम है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा √2 टाइम्स हाइट और बेस, तो √2p हो गया, एंड दैट इनटू फ्रीक्वेंसी। सो ये करेक्टली हमको निकाल लेना चाहिए डेल्टा पी। इसके बाद बहुत ही आसान है चीज़ें। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, P1 = P2, ये जो P है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं मास टाइम्स वेलोसिटी से। सो मास दिया हुआ है 3.32 10⁻27, वेलोसिटी दी हुई है 10⁻3। सो ये फाइनली हो जाएगा ये वाला क्वांटिटी, और उसके बाद बस इस प्रेशर अगर हमको निकालना है तो प्रेशर निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जगह डाल देंगे ये वाली क्वांटिटी √2pf अपॉन एरिया, और फाइनली इसमें जब वैल्यू फिट कर देंगे सो √2 टाइम्स ये जो हमने p निकाला है वो इनटू फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स पर सेकंड कोलाइड कर रहे हैं वो है 10⁻23, एंड दैट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस वॉल विच इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ये वाली आ जाएगी। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है।
रादर देन जो हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन बनता है। और अगेन इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या होता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अलग अलग वेलोसिटी होती है, उसको प्लॉट किया जाता है अगेंस्ट डिफरेंट वेलोसिटी। सो प्लॉट कुछ इस तरह का दिखता है जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वेलोसिटी है और वर्टिकल एक्सिस में dN/dv है। सो dN/dv क्या है कि आप किसी एक वेलोसिटी में जाएंगे, वहां पर एक छोटा सा इंटरवल लेंगे वेलोसिटी का, और उस छोटे से इंटरवल, उस छोटे से वेलोसिटी के इंटरवल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सो dN/dv करेंगे तो उस क्वांटिटी को यहाँ पे प्लॉट किया जाता है dN/dv से। सो अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे अगेंस्ट वेलोसिटी तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको मिल जाता है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन इससे हमको क्या मिलती है कि किसी भी एक वेलोसिटी पर, जैसे इस पर्टिकुलर वेलोसिटी पर मैक्सिमम dN/dv है, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। सो ये जो वेलोसिटी कहलाएगी ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाती है। उसके बाद ये VRMS जो हमने पहले ही पढ़ रखा है, और एक और वेलोसिटी होती है V एवरेज, मतलब सारी स्पीड का एवरेज, सभी के जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड का एवरेज। ये तो हो गया एक क्वांटिटी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी ये एक एक क्वांटिटी कितनी आती है। उसके अलावा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर जैसे मान लीजिए ये हमने ग्राफ बनाया किसी T1 टेम्परेचर पर, अगर इसी गैस सैंपल का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ऑफ कोर्स सी बात है सारी वेलोसिटीज बढ़ जाएंगी। सारी वेलोसिटीज बढ़ जाएंगी तो ये सारे टर्म्स आगे चले जाएंगे, और ऑफ कोर्स क्या होना है, ये जो पूरा कर्व है ये फ्लैट होना है। फ्लैट होने को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि जो एरिया अंडर द कर्व है वो कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जब ये जो पीक है वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब इस कर्व को थोड़ा सा फैलना पड़ेगा, तभी टोटल एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये देख लेते हैं कि ये वैल्यूज कितनी कितनी होती है। तो सबसे पहले VRMS हमको मालूम है, VRMS होता है √3 RT/m। R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और कैपिटल M होता है मोलर मास, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है √3 kT/m, तो K है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, और उस केस में यहाँ पे मोलर मास की जगह हम लोग मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे। उसके बाद जो दूसरा है दैट इज एवरेज स्पीड या मीन स्पीड, उसे लिखा जाता है V बार, और ये होता है √8/π kT/m। सो ये इस तरह से इसको लिखते हैं। और तीसरा होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो होता है √2 kT/m। सो हमको हमेशा इसमें एक रिलेशन ये याद रखना है कि जो मोस्ट प्रोबेबल है वो सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा होता है एवरेज, और उससे ज़्यादा होता है RMS। तो ये रिलेशन भी हमको ध्यान में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सो जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, इसमें सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल कितने तरीके से अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी रख सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी या बोले तो पोटेंशियल एनर्जी रख सकता है। सो जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तीन तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं XYZ डायरेक्शन में, और वो तीन तरह से रोटेट भी कर सकते हैं अगर पॉलीएटॉमिक है, और इसके अलावा वो वाइब्रेट करके भी एनर्जी रख सकते हैं। तो कितने तरीके से वो अपने अंदर एनर्जी पजेस कर सकता है वो कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर मोनोएटॉमिक गैस है जैसे कि हीलियम, आर्गन, इस तरह के, तो उसमें सिर्फ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, जिसे हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन अगर हम बात करें डायटोमिक गैसेस की, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इसमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होंगे ही, उसके अलावा उसमें 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स भी आ जाएंगे, क्योंकि अगर वो डायटोमिक गैस है तो वो 2 तरीके से रोटेट करके भी एनर्जी रख सकते हैं, और 3 तो उसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा अगर डायटोमिक गैस को हायर टेम्परेचर पे ले जाया जाए, हायर टेम्परेचर कहने का मतलब 5000 केल्विन से ऊपर, तो वो क्या करने लगते हैं, वो अपने मेन जो एक्सिस होता है उसके अबाउट वो वाइब्रेट भी करने लगते हैं, और इसकी वजह से 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है। तो ऐसे केसेस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 7, लेकिन ये आपको तभी लिखना है या इसको कंसिडर तभी करना है जब क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हो। इसके बाद अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और लीनियर मॉलिक्यूल हैं, लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है, तो वो डायटोमिक के जैसे ही बिहेव करेगा, और उसमें भी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। लेकिन अगर हमारे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल नॉन लीनियर हैं जैसे मीथेन, तो ऐसे केसेस में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। सो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए कि मोनोएटॉमिक, डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, क्योंकि अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम ढंग से निकालने नहीं आते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपको समझ में नहीं आएगा, आप CP, CV, गामा में स्ट्रगल करते रहेंगे। सो आई होप
कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किस टाइप के गैस में कितना लेना है। सो इसको कंसिडर करते हुए हम लोग अब डिफाइन करते हैं या स्टेट करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है हाफ kT, मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 kT एनर्जी होती है अगर एक मॉलिक्यूल की बात की जाए। तो अगर एक मॉलिक्यूल में अगर f नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो टोटल एनर्जी हो जाएगी उसकी या टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 f kT। और इसी तरह तो इसको एक एग्जांपल से अगर समझें तो मान लीजिए हमारे पास है मोनोएटॉमिक गैस, जैसे हीलियम हो गया या आर्गन हो गया। तो मोनोएटॉमिक गैस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है f जो होता है वो 3 होता है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ आर्गन या एक मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम की जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 × 3 kT या 3/2 kT। तो ये तो हो गई एक मॉलिक्यूल की बात। लेकिन अगर हमारे पास मोल्स में, जनरली हम लोग क्वेश्चन मोल्स में सॉल्व करते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास n मोल्स हैं, तो n मोल्स में मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? तो n मोल्स में मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे n × अवोगाड्रो नंबर, दैट मीन्स स्मॉल n × कैपिटल Na। और जो कैपिटल Na है और उसको अगर k से मल्टीप्लाई करें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से, तो हमको मिल जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और n तो रहेगा ही। तो फाइनली जो n मोल्स के लिए जो एनर्जी आएगा, एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस, वो जाएगा F/2 nRT। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। सो अब इस लॉ को स्टेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जांपल में हमको दिया हुआ है 2 आइडियल मोनोटॉमिक गैसेस जो T1 और T2 टेम्परेचर पे हैं, उन्हें मिक्स किया जाता है सो दैट एनर्जी का लॉस नहीं होता है मिक्सिंग में। अब हमें ये दिया हुआ है कि अगर उनका मास है m1 m2 और उनका मोल्स है n1 n2, सो फाइनली हमको टेम्परेचर बताना है कि मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होने वाला है। सो इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए शुरू में जो एनर्जी होगी T1 वाले में, तो T1 वाले में एनर्जी हो जाएगी 3/2 n1 kT1। भाई इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है मोनोटॉमिक में होता है 3, तो 3/2, और n1 जो है वो मोल्स नहीं है, सॉरी ये है मॉलिक्यूल्स। अगर मोल्स भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये होता 3/2 n1 kT1। अगर यहाँ पे मोल्स होता तो n1 और यहाँ पे k की जगह हम लोग r लिखते, बस मॉलिक्यूल्स है तो k लिखेंगे। और इसी तरह जो T2 टेम्परेचर वाला सैंपल है उसकी एनर्जी होगी 3/2 n2 kT2। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो लेट अस से जब दोनों को मिक्स किया जाता है और फाइनल टेम्परेचर हो जाता है T, तो उस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हो जाएगा 3n1 + 3n2। भाई एक मॉलिक्यूल में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, n1 मॉलिक्यूल है तो इसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 3n1। उसी तरह से इसके हो गए 3n2। सो इन सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 3n1 + 3n2 दैट डिवाइडेड बाय 2 × kT। सो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, दिस विल बी कॉल्ड टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मिक्सचर। टोटल जो मिक्सचर होगा इसमें बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान देना है कि ये जो हमने बनाया है कि 3n1 + 3n2 ये बन रहा है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और हाफ × kT दैट मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम करते हैं तो हमको टोटल एनर्जी मिल जाती है। लेकिन ये टोटल एनर्जी इनिशियल टोटल एनर्जी के बराबर होगी। इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी थी? 3/2 n1 + n2 kT। फाइनल टोटल एनर्जी हमने इस तरह से निकाल ली। सो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, k और 3/2 को कैंसिल कर देंगे। सो फाइनली जो आंसर आ जाएगा T आ जाएगा n1 T1 + n2 T2 n1 + n2। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। सो हमको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कि भाई Cp क्या होता है, Cp और Cv क्या होता है। तो Cv होता है F/2R और Cp जो होता है वो Cv + R होता है। सो इसमें जस्ट +R कर देंगे तो ये हो जाएगा F/2 + 1R। और गामा जो होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट जो कहलाता है वो होता है Cp/Cv और वो हो जाता है 1 + 2/F। सो अगर हम लोग मोनोटॉमिक की बात कर रहे हैं तो मोनोटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो Cv हो जाएगा 3/2R, Cp हो जाएगा 5/2R और Cv हो जाएगा दिस 5/2R डिवाइडेड बाय 3/2R 5/3 और दैट विल बी इक्वल टू 1.67। इसी तरह से अगर हम लोग डायटोमिक गैस की बात करें, सो डायटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। सो Cv हो जाएगा 5/2R, Cp हो जाएगा 7/2R और गामा हो जाएगा Cp/Cv = 1.4। और इसी तरह से अगर हम लोग ट्राइटोमिक गैस की बात करें या पॉलीटोमिक गैस की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें होता है कितना? 6। तो उस हिसाब से जो Cv हो जाएगा वो हो जाएगा 3R, 6/2 3। और उसी तरह से Cp क्या हो जाएगा? Cv + R, तो 3R + 1R दैट इज 4R। एंड गामा अगर उसका निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3 विच इज 1.33।
यहाँ पे हमने लिखा है कि CO2 के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 5 होता है, क्योंकि वो क्या होता है, लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। इसी में आगे बढ़ते हैं और अब मैं डिस्कस करता हूं कि जो Cp, Cv और गामा मिक्सचर के लिए कैसे निकालते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो मान लीजिए हमारे पास एक गैस सैंपल है जिसमें एक्चुअली मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस का। एक गैस है जिसका मोलर मास है m1, नंबर ऑफ मोल्स है n1, उसका Cv है मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv1, इसी तरह से Cp1 है और गामा 1 है उसका रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। इसी तरह से दूसरा गैस है m2 इस तरह से, और इसी तरह से तीसरा गैस है m3 n3 एंड Cv3 Cp3 इस तरह से। हमें पूछा जाता है कि इसका इक्विवेलेंट, इस मिक्सचर का इक्विवेलेंट्स बताइए। तो इक्विवेलेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जैसे मोलर मास अगर निकालना है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, तो वो निकल के आएगा सिंपल क्या, n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 एंड दैट डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, जहाँ पे n1 नंबर ऑफ मोल्स है पहला गैस का और m1 जो है वो मोलर मास है पहले गैस का। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि मिक्सचर का CV बताइए, तो ये भी बहुत ही सिंपल है, आसान है निकालना इसको। n1 Cv1 प्लस n2 Cv2 ये करते जाएंगे और फाइनली उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से। लेकिन अगर इसी में हमसे पूछा जाए कि भाई इसका गामा बताइए, तो इसी तरह से आप Cp मिक्सचर भी लिख सकते हैं, बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं Cv की जगह Cp आ जाएगा, आप फाइनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। फाइनल अगर हमसे पूछा जाए कि इसका गामा बताइए, मिक्सचर का रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, जो उसका मिक्सचर का इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो कितना होगा, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्टली नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पर हमको केयरफुल रहना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कि जो Cv होता है वो होता है R अपॉन गामा माइनस 1। तो इस फॉर्मूले का अगर हम लोग यूज़ करें तो Cv मिक्सचर हमको मालूम है, तो उसके हिसाब से गामा मिक्सचर के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1। और उसी तरह से n1 और Cv1 की जगह रख देंगे R अपॉन गामा 1 माइनस 1, क्योंकि भाई उसका जो Cv1 है गैस 1 का, उसका Cv1 भी इसी तरह से लिखा जाएगा R अपॉन गामा 1 माइनस 1। और सिमिलरली फॉर 2, 3 और ये फाइनल एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाएगा। और जब इसे रीअरेंज करेंगे सो यहाँ पे आएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू कितना भी हो सकता है अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1 विल बी इक्वल टू n1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस n2 अपॉन गामा 2 माइनस 1 इस तरह से। सो इस फॉर्मूले से फाइनली हम लोग गामा मिक्सचर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अपने लेक्चर के लास्ट पार्ट में, जहाँ पे हमको डिस्कस करना है मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। सो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि मीन फ्री पाथ होता क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास एक गैस सैंपल है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और वो जब मूव करेंगे, लेटर से ये एक मॉलिक्यूल है, जब मूव करेगा तो क्या करेगा, ये इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इस तरह से टकरा के चलता रहेगा। और आप देखेंगे कि हर जगह, जैसे ये पहला टक्कर इसका हुआ तो यहाँ पर ये कुछ डिस्टेंस चला, तो ये अलग अलग डिस्टेंस यहाँ पे चलेगा। पहली टक्कर में λ1, दूसरी टक्कर में λ2, तीसरे में λ3, चौथे में λ4, इस तरह से अलग अलग लेंथ ये चल रहा है। और इसी तरह से अलग अलग टाइम भी इसको लग रहा है, लेटर से यहाँ पे लग रहा है τ1, τ2, τ3, τ4। सो ये जो पाथ चला इतने देर ये फ्री था, तो इन पाथ लेंथ का जो एवरेज होगा वो कहलाता है लैम्डा मीन, और उसी को कहते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ। सो मीन फ्री पाथ जो होता है इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द फ्री पाथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्री पाथ्स। तो इस तरह से जो एवरेज निकालते हैं ये बन जाता है लैम्डा मीन, और इसकी जो वैल्यू होती है ये डिराइव करके इसको निकालना पड़ता है, ये होता है 1/√2n पाई d स्क्वायर। इसमें ये जो n है ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको यहाँ पे हमने लिखा है कैपिटल N/V, और D जो होता है वो डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज या मीन रिलैक्सेशन टाइम, टाउ मीन उसको कहा जाता है। हमको सारे रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज निकालना होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है टाउ मीन इज इक्वल टू 1/√2n पाई V एवरेज D स्क्वायर। तो अगेन जो स्मॉल n है वो वही वाला है, कैपिटल N/V नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पर जो ये V एवरेज है वो है √8 RT/πm, जो हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में पढ़ा था। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप मात्र आधे घंटे के लेक्चर में बहुत आसानी से इसमें रिवाइज कर सकते हैं। और इसी तरह के और लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे चैनल के साथ बने रहें। इसी तरह की वीडियो हम लोग लाते रहेंगे।